नमस्कार, न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शख्स जो है वो किराएदार पे रहने को मजबूर हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से परसों की बात करें तो परसों एक नोटिस निकाला गया जिसमें कहा गया कि अब 1 अप्रैल को जो है अब प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे को जो है वो देना पड़ेगा। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और भी कई सारे मुद्दे होंगे। क्या कहेंगे अंकुर जी, जिस तरह से अभी बात की जा रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल से जो है वो लागू कर दिया जाएगा, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके पास इतना पैसा है, इतनी जॉब्स हैं कि वो अब प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए काबिल हो चुके हैं? देखिए, पैसे की बात तो छोड़ दीजिए, आप इस आइडिया को समझिए कि पहले किराएदार मकान मालिक को किराया देता था उसकी प्रॉपर्टी में रहने का। अब जो मकान मालिक है, जो मालिक है प्रॉपर्टी का, उसे किराया देना है अपनी ही प्रॉपर्टी में रहने का। और ये टैक्स इम्पोज करने वाली जो प्रथा है, भारत सरकार इस समय टैक्स पे टैक्स और उस पे टैक्स, डबल टैक्सेशन की हम बात सुनते थे, ट्रिपल की भी समझ आती थी। अब ये क्वाड्रपल होके वो 10वें लेवल तक पहुंच गया कि टैक्स पे टैक्स, उस पे टैक्स, फिर उस पे टैक्स, फिर उस पे टैक्स। वो परिस्थिति हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि चिंता दिखती है, उससे 5,000 6,000 रुपये एक साल के 500 हो किसी केस में, या इस तरीके के टैक्सेस लगा के भरपाई करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि मोस्ट इनएफिशिएंट सिस्टम जब चल रहा होता है सरकार का, तभी लोगों को इस तरीके से पिनलाइज किया जाता है। आपने टोल टैक्स के संबंध में भी देख लिया कि आप गाड़ी खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, आरटीओ के पास जाते हैं तब टैक्स देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं। आप गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डलवाते हैं, उस पर 1 लीटर पे 8 रुपये आप ये रोड बनाने के लिए टैक्स 8 रुपये देते हैं कि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो उस तरीके। और फिर आप जब रोड पे चलते हैं तो फिर वहाँ पे आपको टोल प्लाजा भी दिख जाता है, वहाँ पे भी आपको टैक्स देना। देखिए, ये तो प्रॉपर्टी के संबंध में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप 7 लाख रुपए सरकार को देते हैं 7% के हिसाब से रजिस्ट्री के समय पे, जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो फी वगैरह रहती है। तो अब उसके बाद जब आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर आपको हर साल रेकरिंग तरीके से हर वर्ष प्रति वर्ष आपको टैक्स देना। और आप वो SO 87 पढ़िए जिसके तहत ये टैक्सेशन रेजिम नोटिफाई की गई है। वहाँ पे कम से कम 8-9 पैरामीटर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी वैल्यू आपकी बनेगी, उसका 5%। और रेजिडेंशियल और कमर्शियल में भी डिफरेंस नहीं रखा गया, 5% रेजिडेंशियल पे और 6% कमर्शियल या नॉन रेजिडेंशियल कैटेगरी में रखा हुआ। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। सर, कल जम्मू मेयर से भी बात हुई हमारी राजेंद्र शर्मा जी के साथ, तो उनका कहना था कि हमारी जो हाउस मीटिंग होगी उसमें फैसला लिया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। और एक चीज़ और उन्होंने कही कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो साल का हमें देना पड़ेगा। बाहर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं, वो भी तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो है काफ़ी कम टैक्स जो है दिया जाएगा, लेकिन वो भी साल का प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। नहीं, हर जगह पे प्रतिवर्ष एनुअल ही ये टैक्स लिया जाता है। तो एक जगह पे ये कहना कि हम इसे लगने नहीं देंगे और फिर बाद में कहना कि फिर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है देने में, 1 साल में 1 ही बार देना है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। लगने नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता कि JMC या SMC के पास ये पावर है। ये एक लेजिस्लेटिव फंक्शन था, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक लेजिस्लेटिव रूट के थ्रू, जिसको SRO भी पहले कहते थे, वो नोटिफाई हो चुका है, ये बाइंडिंग है। ये JMC SMC की मर्जी से नहीं चलेगा। ये रेजोल्यूशन अगर पास करेंगे, वो रेजोल्यूशंस बाइंडिंग नहीं होंगे सरकार पे कि वो मानने हैं। वो रेजोल्यूशंस अगर पास भी करते हैं, यही कानून है और इस कानून को बदलने की पावर केवल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास ही है। वहीं पर छोटे मोटे हमने पहले भी कानून देखे, कुत्ता अगर पालेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, हर एक चीज इस तरह छोटे छोटे टैक्स। कारण है ना, देखिए, जब आपने सपोज लिकर पॉलिसी में किसी भी राज्य को आप देख लीजिए, यूटी को देख, लिकर के लाइसेंसेस जब आपने देने हैं, माइनिंग इस समय बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, उसके लाइसेंसेस देने। और जब सरकार के टॉप हेड्स जो हैं वो माफिया के साथ बैठ के ये तय कर लेंगे कि 200 करोड़ आप मुझे दो, मैं आपको 1000 करोड़ का ठेका 500 करोड़ में दे दूंगा, तो जो 300 करोड़ का नुकसान स्टेट एक्सचेकर को होगा, तो उसकी भरपाई के लिए लोगों की जेब पे तो सेंध लगेगी ना। तो इसी कारण से इस तरीके के टैक्सेस जम्मू कश्मीर में भी लग रहे हैं। सर, वो एक चीज़ बात कहें, JK ड्यूटी बनने के बाद ये स्टेट जेक्टो हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, फिर डोमिसाइल लाया गया, फिर उसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो बाहर का व्यक्ति होगा यहाँ पर ज़मीन को परचेज कर सकेगा। अब डोमिसाइल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब ये कहना है कि अब जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, बाहर का कोई भी व्यक्ति आएगा वो ज़मीन परचेज कर लेगा। देखिए, डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट सरकारी नौकरी के लिए रखी गई थी और वो अभी भी बरकरार है। कोई भी जम्मू कश्मीर से बाहर का व्यक्ति, यानी हिंदुस्तान का नागरिक, इंडियन सिटीजन, जम्मू कश्मीर में नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता। उसको पहले 15 साल यहाँ पे रहना है। तो मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो 35A को बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस करने का काम भाजपा ने किया। इससे पहले भी यही रिजीम थी। जहाँ तक जमीन का संबंध है, देखिए, जमीन में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन
इनडायरेक्ट तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट के चलते इन्होंने एक रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस की है। इन्होंने कहा है कि किसी को भी अगर जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदनी है तो उसे तहसीलदार से एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और तहसीलदार एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट तभी देता है अगर आप या आपकी फैमिली ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में लैंड होल्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने सबवर्ट किया, और हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अब ज़मीन नहीं खरीद सकता। और आपने देखा होगा पार्लियामेंट में भी जो जवाब आया था, तो केवल 2-3 लोग ही ज़मीन खरीद पाए थे, वो भी सिस्टम को सबवर्ट करके। और वो कौन लोग थे उसकी आप जांच देखिए, किस तरीके से रूलिंग पार्टी से वो जुड़े हुए लोग थे। तो अपने बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के लिए उन्होंने वो सब अरेंज किया था, और कौड़ियों के दाम मुझे लगता है ज़मीन खरीदी थी। तो ये परिस्थिति है। 35A को 370 को एब्रोगेशन के बाद बीजेपी ने बैकडोर से जम्मू कश्मीर में रीइंट्रोड्यूस किया है, और डोमिसाइल और एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें इस बात को, इस तथ्य को साबित करती हैं। पहले भी यही सिस्टम था कि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं ले सकता, आज भी यही सिस्टम है। 15 साल के बाद ले सकता, मतलब नहीं ले सकता। और एग्रीकल्चरिस्ट आप तभी होंगे जब ऑलरेडी लैंड होल्ड कर रहे हैं। तो कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक तो 370 और 35A के एब्रोगेशन से पहले यहाँ लैंड होल्ड ही नहीं कर सकता, तो मतलब अभी वही परिस्थिति है। ठीक है सर, एकजुट जम्मू की बात करें तो एकजुट जम्मू का हर बार यही एक नारा है कि सेपरेट जम्मू की डिमांड की जाती है। सेपरेट जम्मू अगर बन जाता है, मान लीजिए आपकी मांग पूरी हो जाती है, तो इससे जम्मू में आने वाले दिनों में क्या क्या बेनिफिट्स लोगों को मिल सकते हैं? नहीं, देखिए 100% मैं आपको कह रहा हूँ, पिछले 70 साल से जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू, गुलामी, स्लेवरी, इस्लामिक हेजिमनी जम्मू फेस कर रहा है, उसका अंत होगा। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली और कश्मीर का एक अनहोली अरेंजमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में दिल्ली ने यह तय किया है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता की बागडोर कश्मीर के हाथ में देके ही जम्मू कश्मीर को चलाना है। उस अरेंजमेंट में ये निहित है कि जम्मू को सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रखना है, जम्मू को डिसएम्पावर्ड स्टेट में रखना है, जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी बना के रखना है, और होस्टेज कर देना है जम्मू के इंटरेस्ट्स को कश्मीर के सामने। तो एक होस्टेज सिचुएशन है। तो अपनी आप इंडिपेंडेंस फील करेंगे। 47 में देश आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर का गुलाम हो गया। तो ये इंडिपेंडेंस के बराबर की एक मूवमेंट होगी अगर जम्मू अलग स्टेट बनती है। और देखिए, और जम्मू अलग स्टेट बनती है, आपके हाथ में चीफ मिनिस्टरशिप है, आपके हाथ में सत्ता है, तो आप अपने जम्मू के लिए काम करेंगे ना। तो जो हम ये फेस करते हैं कि देखिए 100 नौकरी आती है, कश्मीर में चली जाती है, और गलत तरीके से फ्रॉड करके स्कैम्स करके चली जाती है, उस चीज़ का अंत होगा। और फिर रिसोर्सेज की एलोकेशन की 90 रुपये वहाँ लगेंगे, 10 रुपये जम्मू में लगेंगे, उसके कारण जो डेवलपमेंट नहीं हो पाती, टूरिज्म नहीं डेवलप हो पाता, और जो डायरेक्टली रिलेटेड समस्या है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से, उसका अंत होगा। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो, आपके एरियाज़ को डेवलप करने की बात हो, रिसोर्स एलोकेशन की प्रायोरिटी की बात हो, उन सब समस्याओं का अंत होगा। और जम्मू, मुझे लगता है जितने रिसोर्सेज जम्मू में है, नेचुरल रिसोर्सेज और टूरिज्म पोटेंशियल जितना जम्मू में, उसके चलते सोने की चिड़िया जम्मू बन सकता है। और अब तो लिथियम रिजर्व डिस्कवर होने के बाद आप ये मान लीजिए कि ये इट इज़ अ गोल्ड माइन। जी। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा, अब एंटी क्रोचमेंट ड्राइव को जो है वो रोक दिया गया है, इसके पीछे का कारण क्या यही है कि बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके नाम आ चुके हैं, तो इनका अब यही स्टेप उठाया गया कि अब एंटी क्रोचमेंट ड्राइव को रोक दिया जाए, या फिर इसके पीछे का कोई और कारण है? देखिए, एक कारण ये भी है कि कुछ ऐसे लोगों के नाम भी पब्लिक डोमेन में आए हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इनसिंसियर है। दूसरा, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव डेमोग्राफिक चेंज या लैंड जिहाद के प्रोसेस को रिवर्स करने के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने इस तरीके से इसे नहीं किया। इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि हम सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और उसको दिखाने के चक्कर में, मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में, उसके चलते, पॉलिटिकली करेक्ट होने के चलते, ये उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करना शुरू कर गए जो 70 साल से सरकारी ज़मीन पर बैठे हैं, और कानून में लिखा गया है कि ये लोग प्रॉस्पेक्टिव ओनर्स हैं, और सरकार को इनका जो नाम है रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक खाने में डालना है, यानी वो ओनर्स हैं। जैसे LB6 गवर्नमेंट ऑर्डर है, 57-58 की गिरदावरी अगर आपके पास है तो आपको उसकी ओनरशिप मिलेगी स्टेट लैंड की। और खात्मा चाकदारी के चलते जो ज़मीन सरकार हो गई, उस पे जो व्यक्ति 1971 में 1973 ऑनवर्ड से बैठा है, 1973 से बैठा है, अभी तक बैठा है, सेक्शन 3 एंड अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की कहती है कि वो व्यक्ति उस जमीन का मालिक है, इन्होंने उस जमीन को सरकारी रखा, उसके नाम पे मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं किए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। आप सितंबर 1971 का CM गाइडलाइंस नाम का ऑर्डर है, 65 की गिरदावरी अगर आपके पास है, 65 से आप जमीन पे बैठे हैं, आपको 48 कनाल की अपर सीलिंग लिमिट तक सरकारी जमीन के मालिकाना हक मिलते हैं, आप प्रोस्पेक्टिव ओनर है। इसके अलावा LB7 के तहत बहुत सारी अलॉटमेंट्स हैं जिनको रेगुलराइज करने के लिए कैबिनेट का डिसीजन है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस करने की प्रवृत्ति, और जब हम दबाव इस बात पे बना रहे हैं कि आप लैंड जिहाद को रिवर्स कीजिए, आप जो मुख्यमंत्री जिनके घर बठिंडी में फॉरेस्ट लैंड हैज लॉस्ट इट्स कहा था कि इस प्रोसेस को रूथलेसली इम्प्लीमेंट कीजिए। जम्मू कश्मीर में सरकारी ज़मीन घेरना, फॉरेस्ट की ज़मीन घेरना, रिवर बेड्स घेरना एक नया नॉर्मल बन चुका था कि ये तो होता ही है, और कुछ समय के बाद सरकार हमें ये दे ही देगी। तो ऐसी सोच को, ऐसे प्रोसेस को रोकने के लिए आपको रूथलेसली जो चीज़ें हुई हैं उसे खत्म करना होगा, डिमोलिश करना होगा। सर, क्या जिस तरह से अब जो 10 लाख रुपए मरला थी, ये आपको 3 लाख रुपए मरला में मिल रही है, वो गरीब की कैटेगरी के लोग हैं।
और 10-10 मरले जो माफिया ने बांट के उनको वहाँ पे घर बना दिए हैं, वो रेगुलराइज हो जाने चाहिए इस तरीके से। 90% जो जेन्युइन लोग हैं वो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत रेगुलराइज होते हैं। पुराने लोग ही हैं ना जो यहाँ पे बैठे हैं, जिनको आप वो कहेंगे 1990 के बाद 90 के बाद की जो एनक्रोचमेंट चाहे 2 मरले पे भी हुई हो, उसको भी हटाना है। जी, आपको कहना है कि उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। 100% चलना चाहिए। और खासकर जितनी भी 90 के बाद की एनक्रोचमेंट्स हुई हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, जो जम्मू की डेमोग्राफी के लिए खतरा है, जो जम्मू संभाग के भविष्य के लिए खतरा है, हमारे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए जो मामले हैं उसके लिए खतरा है, हमारे कल्चर के लिए खतरा है, उनको किस तरीके से आप ये कहेंगे कि ये गरीब है जिसने 3 लाख रुपए मरला खरीदी, वो गरीब है। और जिसको पता था कि मैं ये सरकारी जमीन खरीद रहा हूँ तो 10 लाख रुपए रेट है इस एरिया में, मैं 3 लाख रुपए दे रहा हूँ, इसमें मेरी रजिस्ट्री नहीं होगी, मेरे कागजात नहीं बनेंगे, वो गरीब हो गया, वो बेचारा हो गया। और वो जो किसान बैठा हुआ है इतने, और इसको कानून कहता है कि ये मालिक है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मुझे लगता है कि सरकार की प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड है और सरकार जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामलों में भी लगातार कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पे झूठ बोलना भी नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है। हिंदू नरसंहार को नरसंहार ना मानना और टारगेटेड